नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बुधवार को संसद में 2 ऐसी घटनाएं घटी। घटनाएं तो 3 घटी, लेकिन 2 का मैं जिक्र करूंगा, तीसरी का बाद में करूंगा, जिन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया। एक घटना मकर द्वार पर, जब सरदार बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके पौत्र और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उस दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और राहुल गांधी ने ठीक एक टपोरी के अंदाज में उन पर तंज कसते हुए कहा कि ये देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये हमारे गद्दार दोस्त आ रहे हैं। और ये कहकर के उन्होंने रवनीत बिट्टू से हाथ मिलाने की हिमाकत भी की, जिसका जवाब बिट्टू ने जरा ठीक तरीके से दे दिया। उन्होंने कहा कि आप देश के दुश्मन हो, आप देश के दुश्मन हो, रोज सेनाओं पर प्रहार करते हो, रोज देश के खिलाफ बोलते हो और आपके परिवार के सिखों के कत्लेआम से, खून से और हमारे गुरुद्वारों के गिराए जाने से रंगे हुए हैं। और मेरे सिर पर जो पगड़ी है, ये गुरुओं की निशानी है। मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। रवनीत बिट्टू का कहना है कि ये कमेंट करने के बाद मैं जब अंदर चला गया तो राहुल गांधी मेरे पीछे लपकने की कोशिश कर रहे थे। केसी वेणुगोपाल और पंजाब से एक सांसद ने उनको रोका, नहीं तो वो मिस हैंडलिंग भी कर सकते थे कैमरों से ओझल होते ही। एक तो ये घटना घटी। दूसरी घटना थी 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया गया था, उस पर जैसी भी बहस हुई है इस बार, क्योंकि राहुल गांधी ने रायता फैलाने की पूरी कोशिश की, फैला ही दिया। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी जिन पॉइंट्स पर बोलने पर अड़े हुए थे, उनकी इजाजत चेयर ने दी नहीं और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी, उनके सांसदों ने चलने नहीं दी। उनके बाद जब अखिलेश यादव को बुलाया गया, वामपंथी दलों को बुलाया गया, दूसरे दलों को बुलाया गया, उनके नेताओं को कहा गया कि आप बोलिए, तो उन्होंने भी राहुल गांधी के समर्थन में चर्चा का बायकॉट कर दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को कहा गया कि आप बोल सकते हैं अब, तो पार्लियामेंट को सिर पर उठा लिया इन लोगों ने, हंगामा खड़ा कर दिया, पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम को 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था। हर साल उनके इस उद्बोधन का सबको इंतजार रहता है, इस बार भी था। लेकिन शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही इन्होंने हंगामे करने शुरू कर दिए, कांग्रेस के सांसदों ने। और पूरे देश ने देखा, बाद में वो कैमरों पर स्पष्ट भी हो गया, कांग्रेस की और कुछ दूसरे सहयोगी दलों की, यानी विपक्षी दलों की जो महिला सांसद थी, उनको आगे किया गया। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा बैनर था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी। पहली बात यह है कि संसद में प्ले कार्ड की इजाजत नहीं है, लेकिन ये लोग बार-बार मना करने के बावजूद, व्यवस्था देने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के पहुंचते हैं। और बुधवार शाम को तो बड़ा पोस्टर, बड़ा बैनर लेकर के ये अध्यक्ष की आसंदी को भी क्रॉस करके सत्ता पक्ष की बेंचों तक पहुंच गए और जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, उस चेयर को, उस स्थान को महिलाओं के द्वारा एक घेरा टाइप बना करके उसको पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। पहली बात,
प्रधानमंत्री वहां आ ना पाए, बैठ ना पाए, उसके बाद संसद को, सदन को, देश को संबोधित ही ना कर सकें। प्ली क्या ली गई कि साहब चूंकि राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, यानी जो विवादास्पद बोलना चाहते थे उसके बोलने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए हम अब प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। मुझे लगता है कि अगर ये सब ना होता, जो महिलाओं को आगे भेज करके प्रधानमंत्री को अपमानित करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, साजिश रची गई थी, तो संभवतः प्रधानमंत्री आते, संबोधित करते, इनकी नारेबाजी चलती रहती। ये पहले भी 2023 फरवरी में राज्यसभा में पूरे समय नारेबाजी करते रहे थे। 90 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस बार भी नारेबाजी कर लेते, लेकिन इस बार जो मनोज तिवारी ने बाद में कहा कि ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री के साथ महिलाओं के द्वारा मिस हैंडलिंग कराना चाहते थे, यानी साजिश बहुत बड़ी थी। और महिलाओं को आगे क्यों किया गया, ये भी हमें और आपको समझना पड़ेगा। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें भी बढ़कर के करीब 750-800 हो जाएंगी और महिलाओं की तादाद भी 33% सदन में होगी। 33% आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वो कानून बन चुका है, उस पर अब अमल होने वाला है 2029 में। यानी महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में देश भर में अब सम्मान भी मिलेगा, लोकसभा में और विधानसभाओं में उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। सभी राज्यों में अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो फिर वहां भी मिलेगा, लेकिन लोकसभा में तो तय हो गया है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जानबूझ करके महिलाओं का ही इस्तेमाल किया गया। इसके लिए लोकसभा में या राज्यसभा में अब से पहले ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिले हैं जैसे आजकल देखने को मिल रहे हैं। और ये तो अभूतपूर्व घटना है कि महिला सांसदों को आगे करके जो षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो रणनीति बनाने वाले हैं, वो उनकी ओट लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की या अपमानित करने की साजिशें रचने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिन से हम और आप देख रहे हैं, संसद को एक तरीके से बंधक बना लिया गया है और जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है, उसको फिर से पंगु बना करके रख दिया गया है। संसद में कामकाज नहीं हो रहा है और अगर प्रधानमंत्री को भाषण देने से भी रोका गया है, प्रधानमंत्री को भी ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितना खतरनाक है, ये प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। छोड़ दें कि देश में क्या मैसेज जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं और उसका नतीजा इनको क्या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसका तो इनको पता है। राहुल गांधी को ये तो पता है कि देश का मूड क्या है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। 3 लोकसभा चुनाव निरंतरता में हारना, 90 से ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव हारना, किसी राज्य में 2 बार, किसी राज्य में 3 बार इनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी, तो ये संख्या 90 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो उनको पता है कि देश का मूड ये है कि उनको राहुल गांधी और कांग्रेस पर अब भरोसा ही नहीं है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं या गैर कांग्रेस, गैर भाजपा दलों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कुछ राज्यों में। ये जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी सरकार बनी है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा झटका मिलने के बाद जो बीजेपी की वापसी हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक नए चरम पर दिखाई दे रही है, इससे ये और भी खुंदक खा चुके हैं।
6 राज्यों के चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, 4 में बीजेपी या उनके सहयोगी मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बने हैं। कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव में भी इस तीसरे प्रयास में भी 100 का आंकड़ा राहुल गांधी की कांग्रेस छू नहीं पाई है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये अलग लेवल के हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली थी, लेकिन वो जानते हैं कि ये अपवाद था, हकीकत नहीं है। इसलिए वो भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके पिछलगू बने हुए हैं आजकल। इन सब की जबान, राहुल गांधी की जबान, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, अभिषेक बनर्जी वगैरह की, इन सब की जबान आप देखिए तो कई बार लगता है कि जो टपोरी टाइप राजनीति, टपोरी टाइप जो लोग होते हैं, उस तरह की लैंग्वेज ये लोग बोलने लगे हैं। और ऐसा लगता है कि देश पर अब ये टपोरी टाइप सियासत जो है ये थोपने पर आमादा है। हमारे जैसे लोगों को, जो एक पुरानी पीढ़ी के लोग आप कह लीजिए, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर प्रधानमंत्री देखा है, कवर किया है। मैं उस समय लोकसभा कवर करता था, और उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे वो हमने देखे हैं। चंद्रशेखर हों, पीवी नरसिम्हा राव हों, यहाँ तक के मनमोहन सिंह भी थोड़ा-सा मितभाषी थे, कम बोलते थे, लेकिन कभी ये टपोरी टाइप राजनीति उन्होंने नहीं की। चंद्रशेखर ने भी नहीं की। पीवी नरसिम्हा राव तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। 11-12 भाषाओं के, 13 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में विद्वान थे, और उनकी तो जो बीजेपी और आरएसएस के विरोधी हैं, उस समुदाय के लोग भी प्रशंसा करते हैं। एक बार जनरल मुशर्रफ यहाँ किसी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आए थे, और तब उन्होंने कहा था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बोलने की स्थिति में नहीं थे, लोगों को पहचानने की स्थिति में नहीं रह गए थे, तो फिर उनको मना किया गया। तो कहने का आशय ये है कि जितने पुराने दौर के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके कार्यकाल में भी इस तरह की बेशर्मी, इस तरह की उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, इस तरह की टपोरी राजनीति देखने को कभी नहीं मिली। इस परिवार की तरफ से, जिसको हम 10 जनपद परिवार कहते हैं, सोनिया गांधी का परिवार भी कह सकते हैं। सोनिया गांधी के परिवार की तरफ से कई प्रधानमंत्रियों को अपमानित किया गया है, होना पड़ा है। पीवी नरसिम्हा राव, जो आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं, उनसे मतभेदों के चलते, खुन्नस के चलते, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेड बॉडी को सोनिया गांधी ने कांग्रेस ऑफिस में आने नहीं दिया था। बहुत कांग्रेसी चाहते थे कि अंतिम दर्शनों के लिए उनको रखा जाए, क्योंकि 5 साल प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उनको नहीं आने दिया। एक तरीके से उनकी डेड बॉडी का भी अपमान किया था इस परिवार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जब अंत्येष्टि हुई, उसके दूसरे दिन राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए थे। इसके अलावा उनके जीते जी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब की मैं घटना बता रहा हूं, अमेरिका के दौरे पर थे, और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाई थी उनकी सरकार, इन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। यानी अपने ही प्रधानमंत्री का इन्होंने अपमान किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक लिखित भाषण सोनिया गांधी ने पढ़ा था। वो नेता प्रतिपक्ष थी, और जब वो सारे वर्ड्स चेक किए अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो वो इतना गुस्से में आए कि उन्होंने उसका जवाब देने का ठान लिया। और वो भाषण आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी ने जो फटकारा था सोनिया गांधी को, वो इतने नाराज हो गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को, जिनका सम्मान विदेशी भी करते थे, जनरल मुशर्रफ तक कर उनके कायल थे, उनका भी अपमान 10 जनपद परिवार कर चुका है। और नरेंद्र मोदी के पीछे तो ये तब से पड़े हुए हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका अपमान ये कर रहे हैं लगातार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विफल करने के लिए देशी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के नई नई टूल किट ला करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर। कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी मणिपुर, कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी राफेल, कभी चौकीदार चोर। इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि इन लोगों ने जो, और हम लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि हमने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन देखे हैं। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे होते थे सदन में, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अगर कुछ कहने के लिए खड़े हुए बीच में, तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा सम्मान करते थे उनका और बैठ जाते थे। चंद्रशेखर कुछ बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कुछ उसमें इंटरफेरेंस करना चाहते थे, चंद्रशेखर तुरंत सीट पर बैठ जाते थे। एक दूसरे का इतना लिहाज था। आज तो सारे लिहाज खत्म हो गए हैं। आप इनकी जो आजकल के ये, जिनको मैं लड़के ही कहूँगा, जिनके कोई संस्कार नहीं है, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, वो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज सदन में दिखाते हैं और किस तरीके से स्पीकर से बहस करते हैं, चेयर से बहस करते हैं। और जिन चीज़ों के लिए व्यवस्था दे दी गई कि आप इनको कोट ना करें, ये चेयर की व्यवस्था है, उस पर भी बहस करने लगना। और जिस किताब, नरवणे साहब की जिस किताब पर ये को कोट करना चाहते थे, किसी मैगजीन में छपे हुए अंशों को, जब स्पीकर ने मना कर दिया कि अभी ये प्रकाशित नहीं मानी जा रही है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी परमिशन नहीं दी है छापने की और वितरित करने की, तो अगले दिन उसकी एक कॉपी कहीं से अरेंज की गई, क्योंकि वो छप चुकी है, पेंगुइन से छपी है, वो छप चुकी है, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने उसकी कॉपी प्राप्त की और स्पीकर को चिढ़ाने के लिए वो मीडिया के सामने उन्होंने ऊपर करके उसको दिखाई और एक जेस्चर लिया, और ये भी कहा मीडिया से कि ये कॉपी मैं प्रधानमंत्री को देने वाला हूं। यानी ये जो मैंने रवनीत सिंह बिट्टू के साथ इन्होंने जो बिहेव किया, गद्दार बता करके, एक तरीके से सिखों के जो जख्म है 1984 में जो कुछ हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद सिखों का कत्लेआम दिल्ली में, और उससे पहले जो सैन्य कार्रवाई हुई थी अकाल तख्त हरमिंदर साहब पर, जो आतंकवादी भी मारे गए और मासूम भी मारे गए वहां पर सैन्य कार्रवाई में, भिंडरावाले के साथ बहुत सारे लोग मारे गए, और अकाल तख्त को जो नुकसान हुआ, वो सारे ऐसे जख्म हैं सिखों के जो इस तरह की हरकत से फिर से हरे हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो ये जो नई नस्ल मैं कह सकता हूं, और इसमें भी जो कुछ खास खानदानों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो अपने को ये मानते हैं कि हमें तो प्रिविलेज है, हम तो जैसा चाहे जिसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। क्या इस टपोरी टाइप सियासत के लिए हमारा देश तैयार है? अभी तक तो कम से कम देश ने ये बताया है कि वो तैयार नहीं है, क्योंकि इतने चुनाव कांग्रेस को और राहुल गांधी को हरवा चुके हैं देश के लोग। लेकिन अलग-अलग राज्यों के कुछ नेता, कुछ चेहरे लगभग यही ज़बान बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, संस्कार नहीं दिखाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें आगे बढ़ गई,
तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड होगा, बहुत खतरनाक संकेत होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री देश की एक तरीके से तकदीर बदलने में लगा हुआ है, सूरत और सीरत बदलने में लगा हुआ है, जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, खुशहाली ला रहा है, उसको जानबूझ करके ये लोग अपमानित करने पर आमादा हैं। क्योंकि उनकी जो सफलताएँ हैं पिछले 5-6 महीने में ही 5 बड़े देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके तहत 27 देश आते हैं, तो कुल मिलाकर के 30 देश हो जाते हैं। उनके साथ एफटीए साइन हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य के लिए किस तरह के भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह पंख लगा करके उड़ेगी। ये जो झूठ की, ये जो मक्कारी की जो राजनीति है, ये अगर चल गई इस देश में, क्योंकि झूठ और मक्कारी शब्द का प्रयोग मैंने जानबूझ करके इसलिए किया है कि अभी यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसकी डिटेल भी नहीं आई है, पूरी तरह डिटेल भी नहीं आई है। उससे पहले इन्होंने 3 कृषि कानूनों की तरह अफ़वाह फैलाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, मक्कारी दिखानी शुरू कर दी। ये कह कर के कि साहब भारत के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वासघात कर दिया है। पीयूष गोयल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, दोनों सदनों में वक्तव्य देना पड़ा कि डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह संरक्षित है। और ये 7-8 महीने तक टॉक्स इसलिए चली क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम इसे खोलें और हम इसके लिए तैयार नहीं हुए। अमेरिका के भी जो इस मामले को देख रहे थे, उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो पीयूष गोयल कह रहे हैं वही सही है। तो जिस तरह का माहौल, जिस तरह का अराजकता ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।